अनुच्छेद 370 और उसके बाद की कूटनीति पर आधारित इस खास विश्लेषण में स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम 2019 में भारत द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के भू राजनीतिक असर और इसकी संवैधानिक अंतिमता की गहराई में उतरने वाले हैं। नीतिगत शोधकर्ताओं और एनालिस्ट्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे महज एक संप्रभु राष्ट्र के आंतरिक कानूनी फैसले ने देखते ही देखते एक बहुत बड़ी वैश्विक कूटनीतिक चुनौती का रूप ले लिया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा का ये कोट देखिए। सच कहें तो ये हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण की नींव रखता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ तो ये पूरी तरह से घरेलू संवैधानिक प्रक्रिया थी, लेकिन दूसरी तरफ इसके कारण जो अंतर्राष्ट्रीय जांच शुरू हुई उसने 1990 के दशक के बाद पहली बार कश्मीर को वैश्विक स्तर पर इतनी सुर्खियों में ला खड़ा किया। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इस एजेंडे के साथ चलेंगे। पहले निरस्तीकरण और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फिर पड़ोसी और विस्तारित पड़ोसी देशों की प्रतिक्रियाएं, उसके बाद पश्चिमी और बहुपक्षीय रुख, और अंत में देखेंगे कि भारत ने अपनी वैश्विक धारणा का प्रबंधन कैसे किया। आइए भाग 1 से शुरुआत करते हैं। निरस्तीकरण और सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कूटनीति पर जाने से पहले इसकी कानूनी जमीन समझना बहुत जरूरी है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। ये पूरी कहानी अगस्त 2019 में शुरू होती है, जब सरकार ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। लेकिन इस फैसले पर अंतिम मुहर जाकर लगी दिसंबर 2023 में, जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपना बहुप्रतीक्षित और निर्णायक फैसला सुनाया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इस अहम हिस्से को समझना दिलचस्प है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से, जी हां, बिल्कुल एक सुर में केंद्र सरकार के इस कदम को सही ठहराया। सबसे बड़ी बात यह रही कि अदालत ने साफ कर दिया कि अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान के तहत महज एक अस्थायी प्रावधान था। अदालत ने यह भी माना कि भारत में विलय के बाद जम्मू और कश्मीर के पास अपनी कोई अलग संप्रभुता नहीं बची थी, बल्कि ये पूरी तरह से एसिमेट्रिक फेडरलिज्म यानी विषम संघवाद का ही एक उदाहरण था। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, पड़ोसी देशों की प्रतिक्रियाएं। घरेलू अदालतों से बाहर निकलते ही सबसे कड़ा विरोध सीमाओं के ठीक पार से ही आया। बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक पाकिस्तान का रिएक्शन बहुत ही तेज और शत्रुतापूर्ण था। इस्लामाबाद ने रातों रात द्विपक्षीय व्यापार रोक दिया, राजनयिक संबंधों को डाउनग्रेड कर दिया और भारतीय उच्चायुक्त को देश से निकाल दिया। पाकिस्तान ने इसे पूरी तरह से एक इंटरनेशनल मुद्दा बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से हस्तक्षेप करने की भी अपील कर डाली। उनका एक ही मकसद था, दुनिया को ये जताना कि भारत का यह कदम पूरे क्षेत्र की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन चीन का रुख थोड़ा अलग और काफी जटिल था। शुरुआत में चीन की नाराजगी मुख्य रूप से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने को लेकर थी। पर दिलचस्प बात यह है कि बाद में चीन ने अपना स्टैंड थोड़ा बदला और इस बात पर जोर देने लगा कि भारत और पाकिस्तान को आपसी बातचीत के जरिए ही अपने मसले सुलझाने चाहिए। दक्षिण एशिया के बाकी देशों की बात करें तो सार्क के भीतर एक साफ बंटवारा देखने को मिला। एक तरफ इस्लामाबाद था और दूसरी तरफ भूटान, मालदीव, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश। इन सभी देशों ने आधिकारिक तौर पर भारत का समर्थन किया और इसे स्पष्ट रूप से भारत का आंतरिक मामला माना। सच कहें तो इस समर्थन ने पाकिस्तान के क्षेत्रीय दबाव बनाने के प्रयासों की पूरी हवा निकाल दी। भाग 3, विस्तारित पड़ोस की प्रतिक्रियाएं। अब थोड़ा बड़े स्तर पर एशिया और मध्य पूर्व के नजरिए को देखते हैं। खाड़ी देशों में भारत की जो मजबूत आर्थिक और रणनीतिक पैठ है, उसका सीधा फायदा यहां देखने को मिला। UAE और सऊदी अरब ने एकदम सधावा, तटस्थ या यूं कहें कि समर्थक रुख ही अपनाया। और एक और चौंकाने वाली बात, ठीक उसी समय बहरीन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाज दिया। इस एक कदम ने OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से आने वाली किसी भी बड़ी संस्थागत आलोचना को काफी हद तक बेअसर कर दिया। खैर, कुछ अपवाद भी थे जहां से तीखी प्रतिक्रिया आई। मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महाथीर मोहम्मद और तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत की जमकर आलोचना की। लेकिन अगर गहराई से देखें तो ये विरोध कश्मीर से ज्यादा उनके अपने घरेलू राजनीतिक एजेंडे और एक धार्मिक एकजुटता दिखाने की कोशिशों से प्रेरित था। ईरान ने भी, जो पहले चुप था, बाद में दबाव में आकर कुछ आलोचनात्मक बयान जरूर दिए। भाग 4,
पश्चिमी और बहुपक्षीय प्रतिक्रियाएं। यहाँ पश्चिमी देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी और मानवाधिकार चिंताओं के बीच एक टाइट रोप वॉक करनी पड़ी। अमेरिका ने इस पूरे मामले में एक बहुत ही सधा हुआ बैलेंसिंग एक्ट किया। वॉशिंगटन ने एक तरफ तो खुलकर माना कि अनुच्छेद 370 को हटाना भारत का पूरी तरह से अपना आंतरिक मामला है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कश्मीर में इंटरनेट बैन, संचार ब्लैकआउट और नेताओं की नज़रबंदी पर बहुत गहरी चिंता भी जाहिर की। और अगर बहुपक्षीय मंचों की बात करें, पाकिस्तान और चीन ने तो पूरा जोर लगा दिया था। यहाँ तक कि 1965 के बाद पहली बार यूएनएससी में इस मुद्दे पर एक बंद कमरे में बैठक भी हुई। लेकिन नतीजा क्या निकला? भारत के खिलाफ कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया, कोई सर्वसम्मत निंदा नहीं हुई। यूरोपीय संघ और बाकी संस्थाओं ने भी महज मानवाधिकारों की बहाली और आपसी बातचीत पर ही जोर दिया। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, भारत की वैश्विक धारणा का प्रबंधन। इतने भारी ग्लोबल फोकस के बाद भारत ने अपनी कूटनीति कैसे संभाली? नीतिगत शोधकर्ताओं के लिए ये सबसे बड़ा टेक अवे है। जरा सोचिए, 2019 से पहले दुनिया जब भी कश्मीर की बात करती थी तो फोकस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए सीमा पार आतंकवाद पर होता था। लेकिन इस फैसले के बाद वो नैरेटिव एकदम से शिफ्ट हो गया। अब बात मानवाधिकारों, संचार ब्लैकआउट और सिविल लिबर्टीज पर होने लगी। रातों रात हुए इस विमर्श के बदलाव ने भारत के सामने एक बहुत ही अलग तरह की कूटनीतिक चुनौती खड़ी कर दी। तो भारत ने इस बदली हुई हवा का सामना कैसे किया? बेहद आक्रामक और रणनीतिक कूटनीति से। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में बड़े पैमाने पर संपर्क साधा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सामने अपना पक्ष रखा और यहाँ तक कि तुर्की और मलेशिया जैसे आलोचक देशों को अलग थलग करने के लिए अपने मजबूत आर्थिक प्रभाव का भरपूर इस्तेमाल किया। और यही कारण है कि भारत किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध या नीतिगत उलटफेर को टालने में पूरी तरह कामयाब रहा। हम अपने इस विश्लेषण को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। देखिए, 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत का घरेलू कानून तो अब पूरी तरह से सेटल हो चुका है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या इस आंतरिक संवैधानिक एकीकरण की कोई कीमत ब्रांड इंडिया और उसकी कूटनीतिक पूंजी को चुकानी पड़ी? क्या ये असर स्थायी है या महज एक छोटी सी अड़चन? आगे की रिसर्च के लिए ये एक बेहद शानदार और प्रासंगिक विषय है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।